हेलो स्टूडेंट्स, स्टूऑन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर आरपी सिंह हूँ। मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स के कठिन से कठिन चैप्टर को बखूबी आसानी से समझ पाते हैं और मेरी यह कोशिश भी रहती है कि मैं उनको सरल तरीके से समझा सकूं। तो अब बारी आपकी है और इसलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। कल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को कि वो घर पे करके आना है और उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। ये क्वेश्चन बोला था मैंने कि करके आइएगा। एन एनर्जी ऑफ 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो है हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम एटम है ना। अब हीलियम एटम में ये ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे, है ना। बोल रहा है कि इसको हटाने के लिए अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इस हीलियम एटम में, है ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 2 होता है। एटॉमिक नंबर तो 2 होता है। तो यहाँ पर जो है इस इलेक्ट्रॉन को अगर हटाएं तो जो एनर्जी है फोटोन की वह कितनी होनी चाहिए? दैट इज 24.6। 24.6। जब ये हट गया तो ये इलेक्ट्रॉन ये जो एटम है ये कैसा हो जाएगा? ये जो है सिंगल मतलब आयोनाइज्ड एटम हो जाएगा। और यह एटम जो है यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ये हीलियम न्यूक्लियस गिवन है और ये हीलियम न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करते हैं तो दैट एनर्जी रिक्वायर्ड गिवन इज 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यहाँ पर जो है जब हम ऐसा करते हैं तो ये एटम जो है वह आयनाइज हो जाता है और ये सिंगली आयनाइज्ड है और 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है 1 इलेक्ट्रॉन एटम है ये। और इसके अनुसार यहाँ पर अब इस इलेक्ट्रॉन को हमको अगर हटाना है ना, अगर डिटैच करना है तो ये जो एनर्जी हम यहाँ पर देंगे दैट एनर्जी ऑफ फोटोन दैट शुड बी इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। और व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? इनफाइनाइट से ये है n इक्वल्स टू इनफाइनाइट स्टेट और ये n इक्वल्स टू 1 है। अगर ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमको इनफाइनाइट स्टेट में ले जाना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हमको एटम से डिटैच कर देना है। उस केस में यहाँ पर जो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगी E इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0 एंड हीलियम एटम में यहाँ पर अगर एनर्जी की बात करें तो दैट इज -13.6 जेड स्क्वायर, है ना। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पर जो एनर्जी है तो कितनी एनर्जी हमको चाहिए? तो एनर्जी जो हमको यहाँ पर सप्लाई करनी होगी इलेक्ट्रॉन की फोटोन की, दैट इज द डिफरेंस ऑफ इनफाइनाइट माइनस E1 एंड दिस एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो हीलियम एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम दैट इज गिवन एज E इनफाइनाइट माइनस E1। E इनफाइनाइट इज 0 माइनस E1 की वैल्यू जो होगी -13.6 जेड स्क्वायर एंड जेड इसका अगर देखें तो हीलियम एटम का जेड की वैल्यू जो होती है दैट इज 2। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा दैट विल बी 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 54.4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होगा ना, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल कितनी एनर्जी, यहाँ पे क्या हमसे पूछा जा रहा है?
कि कितनी एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम इज, कितना हो जाएगा? तो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 24.6 प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and that will be come out to be 0.9527 electron volt. This is our answer. तो ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखें, ठीक है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है कि इन द हाइड्रोजन एटम इफ द रिफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम टू बी 0 एट द ग्राउंड स्टेट लेवल। यहाँ पर जो है चीज, ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं, है ना। मान लीजिए कि ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n इक्वल्स टू 3 है, ये n इक्वल्स टू 4 है। यहाँ पर टोटल एनर्जी लिख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम का टोटल एनर्जी लिखेंगे तो कितना होगा? -13.6। ये कितना होगा? दैट इज इक्वल टू -13.6, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी है। यहाँ पर कितना होगा? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम में n बराबर 4 तक हमने एनर्जी लिख ली। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखना चाहें, ये मैंने कल भी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। ये हमने कल प्रूफ किया था इसको, है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू द 2 टाइम्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए, है ना, टोटल एनर्जी कितना आया था? -kZe²/2r, ये टोटल एनर्जी आया था। और पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था? -kZe²/r। तो यहाँ से ऑब्वियसली दिख रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स द, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना है तो कितना होगा? -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर कितना होगा? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर कितना होगा? -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर कितना होगा? 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ना। तो जरा इसको जो है अगर हम ध्यान से देखें तो ये बोल क्या रहा है कि रिफरेंस हमको चुनना है पोटेंशियल एनर्जी का। तो रिफरेंस हम बोल रहा है कि रिफरेंस किसको मान रहा है? n बराबर 1 को, और रिफरेंस जिसको हम मानते हैं उसकी एनर्जी हम कितनी ले लेते हैं? 0, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। बट ध्यान से क्या चीज चेंज नहीं होता है। तो यहां से जैसे यहां पर देख लो कि मान लो कि ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है। यहां से ये h1 दूरी पर, ये दूरी जो है दैट इज h1, और यहां से ये दूरी जो है यहां से लेकर के यहां तक दैट इज h2। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वह कितना होगा? mgh1, और यहां पर कितना होगा? mgh2, है ना। तो और ये ग्राउंड जो है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो रिफरेंस हम कहां पे लेते हैं? ग्राउंड पे। h1 दूरी पर मौजूद जो पॉइंट है वहां पर जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज h1, mgh1, और h2 दूरी पर जो होगा वह कितना होगा? mgh2। तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है।
लेकिन क्या चीज़ चेंज नहीं करता है, जैसे यहाँ से बोले कि इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखना चाहें इन दोनों पॉइंट के बीच में तो वह कितना होगा, mgH2 माइनस H1, mgH2 माइनस H1 होगा कि नहीं होगा। अब जब ऐसा होगा तो पोटेंशियल, ध्यान ये रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, बट जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये जो है रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो कि अब इसको रेफरेंस पॉइंट न लेकर के इसको रेफरेंस पॉइंट ले लें, है ना, यहां पे रेफरेंस पॉइंट ले लें। अगर इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे तो यह दूरी जो है एक्चुअली कितनी है, यह दूरी H2 माइनस H1 के बराबर है। यह दूरी कितनी है, H2 माइनस H1, और अगर इसको रेफरेंस पॉइंट ले लें तो फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, mgH2 माइनस H1 होगा कि नहीं होगा। तो यहां से और यहां के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, mg इतना ही होगा जो कि पहले जितना ही था। तो यहां से ऑब्वियसली यह दिख रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी, हम यहां पर नोट करके इसको लिख लें आप लोग, नोट, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस doesn't depend on reference point। तो अगर रेफरेंस पॉइंट हम इसको कितना मान ले, 0, लेकिन इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लिखें, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस इसमें और इसमें कितना होगा। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहां पर दिख रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रहा है, तो यहां पर जो होगा ये कितना होगा, ध्यान से देखें, निगेटिव है, निगेटिव से 0 की तरफ, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां पर जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20.4 होगा। उसी तरह से यहां पर जो होगा वो इन दोनों के बीच में कितना होगा, तो -3.02 में से -3.02 में से -6.8 को क्या कर दें, घटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो 6.8 में से हमको घटाना है, कितना होगा, 6.8 माइनस 3.02, तो ये कितना होगा, 8 होगा, दैट इज 7 एंड दिस इज 3, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस 3.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो 3.02 में से आप 1.70 को घटा दें, दैट इज 2, और ये कितना होगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 1.32 हो जाएगा। तो चलो अब 0 इसको मानेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 20.4, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होना चाहिए वह चेंज नहीं होना चाहिए, और डिफरेंस अगर 20.4 रखना है तो इस n बराबर 2 की एनर्जी जो होनी चाहिए यहाँ पे, यह जो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए दैट इज 20.4। अब यहां से यहां के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 3.78, तो 20.4 में से को जोड़ दीजिए 3.78, तो ये कितना हो जाएगा, 3.78 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 7 तो 1 है ना, और यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2, तो 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हम लोग ऐसे लिख लिया, वैसे ही इसमें 1.7 जोड़ दीजिए,
1.7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.7 मतलब 88 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने n बराबर 4 तक के लिए एनर्जी लिख ली। अब यहां पर जो है, अब ऑप्शन चेक करते हैं क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सेल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। यहां पर टोटल एनर्जी की बात कर रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सेल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। नहीं, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं टोटल एनर्जी बढ़ रही है, टोटल एनर्जी बढ़ रही है। निगेटिव से किधर जा रही है, जीरो की तरफ, है ना। तो टोटल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। द टोटल एनर्जी ऑफ द सेल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। ये तो दोनों ऑप्शन सेम ही है ना, तो ये तो नहीं ही होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे, सेम ही ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है कि द डिफरेंस इन द टोटल एनर्जी ऑफ एनी टू सेल्स रिमेन्स द सेम। यहां पर जो है टोटल डिफरेंस इन द टोटल एनर्जी ऑफ एनी टू सेल्स रिमेन्स द सेम, नहीं ये भी नहीं है। द टोटल एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट बिकम्स 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो होगा, ये क्या हो जाएगा, ये सही है। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी करेक्ट। इसको करें, इफ द वेव नंबर ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में 9/400 टाइम्स द रिडबर्ग कांस्टेंट। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर जो होता है दैट इज 1/λ, है ना। और हम जानते हैं कि 1/λ जो होता है दैट इज RZ² इंटू 1/, दिस इज, यहाँ पर जो है स्मॉलर लिखते हैं माइनस 1/, लार्जर का स्क्वायर। ये NS क्या होता है, NS जो होता है स्मॉलर वैल्यू ऑफ n, स्मॉलर वैल्यू ऑफ n, और NL जो होता है दैट इज द लार्जर वैल्यू ऑफ n, है ना। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो ये गिवन है कि ये जो वैल्यू है ना, और हाइड्रोजन एटम के लिए बोल रहा है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो बोल रहा है कि यह जो वैल्यू है 1/λ दैट इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, मतलब 9/400 इंटू R के बराबर है ना। तो ये R और R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और इसकी वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी 1 के बराबर, क्योंकि Z की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पर जो है ऑफ ब्रैकेट सीरीज के लिए बोल रहा है, इफ द वेव नंबर फॉर स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज व्हाट इज द स्टेट फ्रॉम विच द ट्रांजिशन हैज टेकन प्लेस। तो यहां पर जो है कितना, यहां से वैल्यू हम कितना, ये जो है व्हाट इज द स्टेट फ्रॉम विच द ट्रांजिशन हैज टेकन प्लेस, ये है ना। तो इसके लिए हमको क्या चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो पता है कि ब्रैकेट सीरीज के लिए अगर बात करें तो NS की वैल्यू जो होती है, जो भी ट्रांजिशन होता है वह किस में होता है, n बराबर 4 में होता है ना। जो भी NS की वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी, 4 होगी, है ना। तो हमको NL की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1/16 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 1/NL² एंड दैट इज इक्वल टू 9/400। और यहां से अगर कैलकुलेट करें तो 1/ दिस इंप्लाइज दैट 1/NL² इज इक्वल टू 9/400 माइनस, चाहे इसको ऐसे लिखते हैं 1/16 माइनस 9/400, है ना। इसको अगर कैलकुलेट करें तो LCM 400 होगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा वह कितना होगा 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16/400।
दिस implies that 1/NL is equal to 4/20, यानी कि 1/5. दिस implies that NL is equal to 5. तो कहाँ से ट्रांजिशन हुआ है? 5 से 4 में हुआ है, 5 से 4 में हुआ है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव नंबर है दैट इज 9/400 टाइम्स द रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर होगा. The first excitation potential of hydrogen like atom is V volt. यहां पर जो है गिवन नहीं है ये चीज, ये V वोल्ट दिया हुआ है ना. If the excitation potential of a hydrogen like atom is V volt, then ionization energy of this atom will be. अब एक बात समझो, एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब है क्या कि जैसे मान लो कि ये n बराबर 1 से n बराबर 2 की अगर बात करें, है ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट करके मुझे n बराबर 2 में भेजेंगे तो जितनी एनर्जी मुझे चाहिए वह एनर्जी कितनी होगी? E2 माइनस E1 के बराबर होगी. And this energy will be known as first excitation energy. इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. इसकी वैल्यू जो है किसके? हाइड्रोजन एटम के लिए इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है एनर्जी की दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर जो एनर्जी होती है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है E2 माइनस E1 जो होता है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है. तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. होगा कि नहीं? अब यह एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन पॉजेस करे ताकि यह n बराबर 2 में चला जाए, तो कितने वोल्ट से हमको एक्सेलरेट कराना चाहिए? तो हमको पता है कि दैट एनर्जी एक्साइटेशन एंड दैट पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल बाय विच एन इलेक्ट्रॉन विल पॉजेस द एनर्जी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नोन एज फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल. तो 10 एक्साइटेशन पोटेंशियल जो होगा दैट इज इक्वल टू 10.2 वोल्ट. बट ये बोल रहा है कि कितने के बराबर है? ये बोल रहा है कि यह V के बराबर है. किसके बराबर है? V के बराबर. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह एनर्जी कितनी होगी? तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि सिंस फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल इज V वोल्ट. कितना है? V वोल्ट है. तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो होगी वह कितनी होगी? वह मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा बट यूनिट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहां से हमको ये पता है कि 1/λ जो होता है दैट इज RZ² 1/NL² माइनस NS² NL², है ना. ये 1/λ के बराबर होता है. बट अगर हम इसको HC से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम लिख सकते हैं HC/λ, और इधर भी हो जाएगा RCH² इंटू 1/NS² माइनस 1/NL². होगा ना. तो ये जो वैल्यू है ये क्या है? दिस इज द एनर्जी, है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, एंड दैट कैन बी रिटेन एज RCH² इंटू 1/NS² माइनस 1/NL². अब RCH को हम लोग क्या लिख सकते हैं? RCH को देखें अगर तो इसकी वैल्यू जो होती है RCH की, इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यह एक रिडबर्ग एनर्जी के बराबर बोली जाती है. द वैल्यू ऑफ RCH इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एनर्जी हम जो लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना, दैट कैन बी रिटेन एज 13.6
जेड स्क्वायर इंटू 1/ns² माइनस 1/nl²। और ये जो एनर्जी होती है यहाँ पर 13.6, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एटम कैन बी रिटेन एज 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसलिए एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी रिटेन एज 13.6 क्या लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इंटू 1/ns² माइनस 1/nl²। तो हम उस एक्सप्रेशन को ऐसे डिड्यूस कर सकते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है कि ये जो एनर्जी है यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। और यहां पर जो है दिया हुआ है कि हमको कहां से कहां तक फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, तो यानी कि ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, 1² माइनस 1/2², है ना। और यह एनर्जी जब ऐसा हो रहा है तो यह एनर्जी कितने के बराबर है, V के बराबर है। तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी हम कितना लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी रिटेन एज V इंटू, ये वैल्यू देखो कितनी होगी, ये 1/4, ये 1, तो ये 3/4, तो वो हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई 4/3, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा दैट इज 4/3V। कितना हो जाएगा, 4/3V के बराबर होगा। तो देखो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला। आयोनाइजेशन एनर्जी सबको पता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबको पता है ये n बराबर इनफाइनाइट है और ये जो है n बराबर 1 है। यहाँ पर एनर्जी जो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है -13.6 Z², और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है इनफाइनाइट पर वह कितना होता है, 0। तो जो यहाँ से लेकर के इन दोनों एनर्जी डिफरेंस जो होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हम जो लिखते हैं वह कितना लिखते हैं, इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर। तो कितना होगा इसका, ये हायर एनर्जी है तो 0 माइनस 13.6 Z², और यह वैल्यू आ जाएगी 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम का हम कितना लिख सकते हैं, दैट इज 13.6 Z²। और n बराबर 1 से n बराबर 2 में अगर ले जाए तो उसको क्या कौन सी एनर्जी बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। एंड दैट इज गिवन कि यह EP जो है यह कितने के बराबर दिया हुआ है, 10.2 नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है कि V वोल्ट के बराबर है, यानी कि पोटेंशियल दिया हुआ है। तो इतनी एनर्जी जो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए हमको इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट कराना चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमको एक्सेलरेट कराना चाहिए। तो 10.2 वोल्ट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, है ना। बाय दिस पोटेंशियल दिस इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इनटू इट्स मैकेनिकल एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म या टू मेक ट्रांजिशन इन द हायर एनर्जी, n बराबर 2 में। तो इतना एनर्जी के लिए V वोल्ट दिया हुआ है, तो एनर्जी जो है वह कितना होगा, V इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी कि यहां पर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी दिया हुआ है V इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किसी भी ट्रांजिशन के लिए जो हम एनर्जी लिख सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना। इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि एनर्जी टू मेक एनी इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, है ना, ये NS है और ये NL है, तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो इसको एनर्जी चाहिए, और यह एनर्जी जो है इतने के बराबर होगा। या कोई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ट्रांजिशन डी एक्साइट होता है तो यह जो फोटोन एमिट करेगा EP, इन दोनों की एनर्जी जो होगी वह सेम इतनी ही होगी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, एक्साइटेशन पोटेंशियल हो गया, और ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, RCH की वैल्यू जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए।
है ना। अगर जूल में लिखना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में चेंज कर सकते हैं भाई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर। द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट to a higher energy state and its orbital velocity is reduced to 1/3 of its initial value. Orbital electron जो है of the hydrogen atom jumps from the ground state to higher energy state and its orbital velocity is reduced to 1/3 of its initial value. Ground state में velocity कितनी होगी? हम जानते हैं कि Vn जो होता है ना, वह कितना हम लिखते हैं V0 इंटू 10, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, V0 वगैरह छोड़ो, इसको लिख लेते हैं 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का है तो Z की वैल्यू 1, और ग्राउंड स्टेट में तो V1 यानी कि n बराबर 1 में अगर देखें तो यह वैल्यू कितनी होगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, और Z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, तो इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। इसको हम बोल देते हैं कितना है ये V0 के बराबर हो गया। कितने के बराबर? V0 के बराबर। अब बोल रहा है कि इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू, है ना। इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट in ground state, if the radius of the orbit in ground state is r, then what is the radius of the new orbit? तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? अगर हम देखें 1/3 कब होगा? जब n की वैल्यू कितनी आ जाए 3, यानी कि n बराबर 1 से जब इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन इन n बराबर 3, तो यहां पर जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू V0। V0 कितना है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, और यहां पर कितना हो जाएगा V0 इंटू 1/3, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और ये V0/3 हो जाएगा। तो यानी कि n की वैल्यू जो होगी वह कितनी हो जाएगी 3, n बराबर कितना हो जाएगा 3। अब Rn जो लिखते हैं वह कितना लिखते हैं 0.529 इंटू n²/z, कितना होगा n²/z। तो R1 जो होगा वह कितना होगा? R1 जो होगा दैट इज इक्वल टू 0.529, और ये एंगस्ट्रॉम में चलती है वैल्यू, ये एंगस्ट्रॉम में, और इसको मान लेते हैं कि यह वैल्यू कितनी है R के बराबर है। ये वैल्यू की कितनी है R है, मतलब 1 में ये R1 जो है दिस इज इक्वल टू R। तो बोल रहा है कि थर्ड स्टेट में कितना होगा, तो n की वैल्यू 3 रख दो, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू देयरफॉर R3 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n², और n² इज 9/1, और यह वैल्यू जो है यह कितना है R के बराबर, देयरफॉर R3 विल बी इक्वल टू 9R। तो कौन सा ऑप्शन होगा? दैट विल बी D. The wavelength of radiation emitted due to transition of electron from energy level E to 0, बोल रहा है कि यहां से यहां तक जब आ रहा है तो कितना है, दैट इज लेमडा। कितना है? लेमडा है ना। और बोल रहा है कि यहां से यहां पे आ रहा है तो उसका वेवलेंथ जो है कितना है, λ1 है। तो λ1 जो है वह कितने के बराबर होगा इन द फॉर्म ऑफ लेमडा, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो एक बात समझो कि हमको जो है यहां से सिंपली ऐसे समझो कि यहां पे हम क्या लिखते हैं कि मान लो कि ये n1 है और ये n2 है। यहां से जो वेवलेंथ, जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को जाना है तो एनर्जी यह जो होगी दैट विल बी इक्वल टू En2 माइनस En1, यही होगा। अच्छा, En2 बराबर कितना हम लिखेंगे, -13.6 Z²
N2 स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहाँ से यह एनर्जी जो है फोटोन की एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं। बट एक चीज़ हमको ये भी ध्यान में रखना है, क्या कि जो फोटोन की एनर्जी है, अगर यहाँ पर देखें तो E से 0 तक, मतलब यहाँ पर E है और यहाँ पर कितना है 0, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वह कितना है लेमडा है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि E माइनस जीरो बराबर जो होगा वह फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा, और फोटोन की एनर्जी जो है वह कितना हम लिखेंगे hc बाई लेमडा, क्योंकि लेमडा गिवन है। अच्छा, ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं k बाई लेमडा, है ना। तो k बाई लेमडा जो है दैट इज करेस्पॉन्डिंग टू E। अब यहां पर देख लो, अब हमको 3/2 यानी कि यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी है, मतलब 3/2 E माइनस 0, ये जो होगा फोटोन की एनर्जी जो होगी वह hc अपॉन लेमडा 1 के बराबर होगी, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है दैट इज लेमडा 1। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं k बाई लेमडा 1, है ना। तो k बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू 3/2 E, और E की वैल्यू जो है वह कितनी है 3/2, E की वैल्यू जो है दैट इज k बाई लेमडा, कितना है k बाई लेमडा, है ना। तो ये k और k क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो लेमडा 1 जो होगा दैट इज 2/3 लेमडा। तो यहाँ पर कितना होगा 2/3 लेमडा के बराबर होगा, यानी कि लेमडा 1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2/3 लेमडा। चले इसको करें, कंसीडर बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट रेडियस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चलो पहले हम एंगुलर मोमेंटम लिखें। एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth बोर ऑर्बिट कैन बी रिटन एज nh/2π, इतना ही लिखते हैं। उसी तरह से रेडियस जो हम लिखते हैं r, दैट इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड, और फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी जो होगा दैट इज इक्वल टू 1/t, एंड t जो है, देखो अगर कोई बोर ऑर्बिट है जिसका रेडियस कितना है r है, और v स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो टाइम पीरियड जो होगा वह कितना लिखेंगे 2πr, पूरा जो होगा कितना लेंथ है 2πr, और स्पीड कितना है v, तो एक साइकिल में लगा टाइम कितना होगा 2πr, एंड दैट इज टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वह कितना होगा v/2πr होगा ना। अब इसके प्रोडक्ट का बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड इन सब का जो प्रोडक्ट है, क्या चीज, इफ द प्रोडक्ट FRL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH, यानी कि हम लिख सकते हैं कि गिवन दैट FRL is directly proportional to n to the power x, कितना है n to the power x। f की वैल्यू जो है वह कितनी है v/2πr मल्टीप्लाइड बाई r, है ना 0.52, तो ये तो r हो गया, मल्टीप्लाइड बाई NH/2π, तो ये r तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। क्या बचा, और ये किसके प्रोपोर्शनल है n to the power x के। v को देखें तो v जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, किसके है n स्क्वायर बाई जेड, और हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो सिंपली दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, है ना। तो यहां पर जो है देखो क्या होगा, कितना है v अपॉन हाइड्रोजन एटम के लिए है
है ना। तो F की वैल्यू कितनी हो गई, V अपॉन 2πr मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई NH ओवर 2π, है ना। तो यहां पर जो होगा V जो होगा V की क्या वैल्यू लिखते हैं, अब जरा ध्यान से देखो कि सिंस V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 Z बाई N मीटर पर सेकेंड, therefore we can say that V is directly inversely proportional to 1/n। तो ये जो क्वांटिटी है यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो क्वांटिटी है उसमें H 2π ये सब कांस्टेंट हैं, V जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो 1/n मल्टीप्लाइड बाई n इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर x। तो ये वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि हम लिख सकते हैं कि n टू द पावर 0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर x एंड दिस इंप्लाइज दैट, ये इसका मतलब ये है कि x जो है वह 0 के बराबर होगा। देखो यहां पर 2π क्या है, कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी क्वांटिटी जो है और v जो है किसके प्रोपोर्शनल है, 1/n के। तो हम इस पूरी क्वांटिटी को लिख सकते हैं कि ये पूरी क्वांटिटी 1/n के प्रोपोर्शनल है। तो 1/n और n क्या हो जाएगा, इसका n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी कि n टू द पावर 0 होगा। और बोल रहा है कि यह वैल्यू जो है n टू द पावर x के प्रोपोर्शनल है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो कहाँ पे, हाँ ये दिया हुआ है, 0 वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए दैट विल बी द आवर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। An electron in hydrogen atom after absorbing an energy photon jumps from energy state n1 to n2, है ना। अब यहां पर जो है ध्यान से अगर देखें तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग एंड यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये n1 है और ये n2 है ना। यहां पे एनर्जी, ये फोटोन की एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब किया, और ये कहां पे चला गया, n2 में। इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, n2 में। देन इट रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट। अब ये ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। अगर ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो बोल रहे हैं कि एमिटिंग 6 वेवलेंथ्स। तो हम जानते हैं कि n2 की वैल्यू कितनी हो, अगर n2 से ग्राउंड स्टेट में n बराबर 1 में कोई पार्टिकल आ रहा है तो यह नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फोटोन और डिफरेंट, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन और स्पेक्ट्रल लाइन obtained in de-excitation from N to ग्राउंड स्टेट वह कितना होगा, यह Nc2 के बराबर होता है। कितना होता है, Nc2 के बराबर। ये वैल्यू याद रखनी है कि किसी ग्राउंड स्टेट से, है ना, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पे आ रहा है n बराबर 1 में, फ्रॉम n इक्वल्स टू n से, है ना, तो जो नंबर ऑफ n हमको मिलता है दैट n इज Nc2। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स या टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस obtained when electron is de-exciting from n equals to n state to n equals to first state, that will be equals to Nc2 and the value of Nc2 is given, वह कितना है, 6 है। 6 वेवलेंथ या 6 फोटोन हम बोल सकते हैं। तो ये 6 है। Nc2 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, वह कितना है, तो N2 दिया हुआ है, तो N की जगह पे N2 लिख लें और ये C2 लिख सकते हैं, बराबर ये 6 है। N2 की वैल्यू लिख सकते हैं N2 इंटू N2 माइनस 1
है ना, या N2 हटाओ, ये N लिखते हैं ना सिंपली, है ना। N की वैल्यू जो है ये कितना लिख सकते हैं NCT की, N इंटू N-1/2 इज इक्वल टू 6, या इसको लिख सकते हैं N स्क्वायर माइनस N -12 इज इक्वल टू 0, या N स्क्वायर -4N प्लस 3N -12 इज इक्वल टू 0। इसको कॉमन लेंगे तो N इंटू N-4 इंटू प्लस 3 इंटू N-4 and is equal to 0. This implies that n is equal to 4, n equals to 4, यानी कि जो n2 की वैल्यू है, n2 की वैल्यू है वह कितना है, 4 है। n2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, n2 बराबर 4, n बराबर 4 से कहां पे हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में, n बराबर 1 तक। अब आगे क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन इज आइदर इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन, देखो इक्वल है, लेस भी है, और मतलब जो फोटोन हमको मिले, जो 6 फोटोन मिले, उन 6 फोटोन की एनर्जी जो है वह या तो बराबर है या उससे कम है, या ग्रेटर देन द एब्जॉर्ब फोटोन, मतलब यह जो एनर्जी हमने जो दिया पहले, जो इस इलेक्ट्रॉन ने जो यह एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, उस एनर्जी से जो अब फोटोन 6 फोटोन मिल रहे हैं, उनकी एनर्जी बराबर भी है, छोटी भी है उस वैल्यू से, और इससे बड़ी भी है। तो ये कब पॉसिबल है, अगर ध्यान से देखें तो ये सिचुएशन कैसा है कि ये n बराबर 4 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 2 है, और ये n बराबर 1 है ना। तो देखो यहां पे अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, अगर यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को सप्लाई किए होंगे तो ये कहां पे गया है, n बराबर 4 में, और यहां से जब फोटोन आएगा तो ये फोटोन की एनर्जी जो है, फोटोन ऐसे आ सकता है 6 तरीके से। तो अगर ध्यान से देखें तो यह एनर्जी जो है, यह जो एनर्जी फोटोन जो मिला, यह इसके बराबर तो है, ये फोटोन की एनर्जी और इस फोटोन की एनर्जी बराबर है, बट ये जो फोटॉन्स मिलेंगे, ये फोटोन जो होंगे, ये हमेशा इससे बड़े होंगे, हमेशा इनकी एनर्जी इससे क्या होगी, एब्जॉर्ब से बड़ी होगी। तो छोटी तो हो ही नहीं सकती। यहां ये केस क्या दिखा रहा है कि या तो बराबर है या तो बड़ा है, छोटा नहीं है। तो ये कब हो सकता है, जब n बराबर 3 और ये n बराबर 2 है और ये n बराबर 4 है। यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन है और इसको हमने एनर्जी सप्लाई करी तो ये कहां पे चला गया, n बराबर 4 में, और यहां से फोटोन जो है कहां पे आ रहा है, n बराबर 1 में, है ना। तो जब यह फोटोन यहां से यहां पर आएगा तो यह जो एनर्जी मिलेगी, मान लो कि इसको मैं बोलूं EPA, है ना, तो यहां पर जो ये एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट विल लेस देन EPA। अब इससे छोटी एनर्जी तो और किसी भी ट्रांजिशन में नहीं मिल सकती। अब यहां से यहां पर आए, चाहे यहां से यहां पर आए, अब जो भी फोटोन की एनर्जी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यह जो एनर्जी मिलेगी वह एनर्जी इसके बराबर होगी और यह एनर्जी जो होगी यह इससे बड़ी होगी। तो यानी कि ट्रांजिशन जो हुआ है वह कहां से हुआ है, n बराबर 2 से n बराबर 4 में। तो ये लॉजिकली जो है इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। तो n बराबर n2 जो होगा वह कितना होगा, 4 होगा, और n1 जो होगा दैट इज 2 होगा। In the figure 6 lines of emission spectrum are shown. Which of them will be absent in the absorption spectrum? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन सी लाइन जो होंगी वह मिसिंग होंगी जो एमिशन स्पेक्ट्रम में है। तो कौन सी लाइन मिसिंग होगी, हम जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइन जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती हैं वह ग्राउंड स्टेट से n बराबर 1 से n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 में जाएंगी, है ना।
तो जो भी ट्रांजिशन एमिशन स्पेक्ट्रम में n बराबर 1 में हो रहा होगा, यानी कि इसमें हो रहा होगा सबसे लोअर मतलब ग्राउंड स्टेट में, a यहां पर ग्राउंड स्टेट है, तो इसमें जो एमिशन स्पेक्ट्रम में जो भी फोटोन इसमें हमको मिलेंगे वह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होंगे, मिसिंग होंगे, है कि नहीं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है उसमें क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है ना, और वह इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के कहां कहां जा सकते हैं, n बराबर 2 में जा सकते हैं, n बराबर 3 में जा सकते हैं, n बराबर 4 में जा सकते हैं, है कि नहीं। तो n बराबर 1 से n बराबर 2 में, यानी कि 1 से a में वाला फोटोन जो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग होगा। उसी तरह से a से b में जो फोटोन होगा वह मिसिंग होगा। ये फोटोन जो है ये एमिशन स्पेक्ट्रम में ही मिलते हैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग नहीं होते। तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 दिस photons were absent in absorption spectrum, therefore the option A is correct answer। चलिए इसको करें, इसमें क्या बोल रहा है, एनर्जी लेवल्स ऑफ A, B, C and C of a certain atom correspond to increasing value of energy I, EA, EB, EC if, मतलब यहां से जैसे हम देख रहे हैं तो ये EA है, ये EB है और ये क्या है, EC है। तो दिया है कि EC जो है that is greater than EB and EB जो है that is greater than EC। EC की अगर बात करें तो EC कितना होगा, λ3 है ना। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो EC माइनस EA, EC माइनस EA जो होगा है ना, यहां से जो करस्पॉन्डिंग जो फोटोन मिलेगा वह इन दोनों के एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि यह एनर्जी जो होगी EC माइनस EB प्लस कितना होगा, EC माइनस EB माइनस प्लस EB EC माइनस EB और ये EB माइनस EA के बराबर होगी। अब EC माइनस EA कितना है, इसके करस्पॉन्डिंग कितना वेवलेंथ है, λ3, तो इसको लिख सकते हैं HC बाई λ3 इक्वल्स टू EC माइनस EB के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, तो ये कितना फोटोन होगा, यहां से देखें कितना होगा EC माइनस EB, HC बाई λ1, ये फोटोन की जो एनर्जी होगी, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी दैट इज HC बाई λ2। तो HC ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो 1 बाई λ3 इज इक्वल टू 1 बाई λ1 प्लस 1 बाई λ2। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स may represent the energy of electron in hydrogen atom as a function of principal quantum number। अब हाइड्रोजन एटम की बात बोल रहा है, तो हाइड्रोजन एटम में फॉर हाइड्रोजन एटम H एटम एनर्जी जो है nth स्टेट की एनर्जी जो होगी दैट इज -13.6 1 बाई n स्क्वायर होगा ना, यानी कि En जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या इसको बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू -k बाई n स्क्वायर। तो k बाई n स्क्वायर का ग्राफ जो होगा वह कैसा होगा, अगर हम बोलें कि y बराबर k बाई एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये y है और ये क्या है x है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा ना। बट
y बराबर, अगर हम बोले कि y बराबर -k/x², मतलब जो भी ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो क्या हैं, निगेटिव हैं, तो ये हो जाएगा, होगा ना। तो जो ऑप्शन इसमें सुटेबल आंसर होगा वह कौन सा होगा, दैट विल बी डी। कौन सा होगा, डी नहीं, डी नहीं होगा, ये नहीं, ये होगा बी, है ना। ये जो है ये किसका है, ये जो वैल्यू है ये 13.6/n² का है, और ये वैल्यू जो है किसके करस्पॉन्डिंग है, -13.6/n²। यही तो है हाइड्रोजन एटम की एनर्जी, तो ये ग्राफ होगा, ठीक है। तो बी विल द करेक्ट आंसर। ये चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे की बात करेंगे। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।